स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। जनादेश 2024 देख रहे हैं आप। झारखंड की 11 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब आखिरी चरण में संथाल में रन है। 1 जून को दुमका, गोड्डा और राजमहल लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सभी पार्टियों ने संथाल में ताकत झोंक दी है। संथाल में सियासत का साइक्लोन। आखिरी चरण के लिए दिग्गजों ने लगाया जोर। दुमका में पीएम मोदी ने की सभा। 30 मई को दुमका में राहुल गांधी की सभा। बुधवार को जेपी नड्डा की चुनावी सभा। 30 मई को छत्तीसगढ़ के सीएम का दौरा। 30 मई को मध्य प्रदेश के सीएम करेंगे प्रचार। संताल में सियासत का साइक्लोन आ चुका है। 3 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए और इंडी गठबंधन के टॉप लीडर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। एनडीए की तरफ से पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने सभा की, तो वहीं इंडी गठबंधन की ओर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सभा कर चुके हैं। 30 मई को राहुल गांधी दुमका में सभा करेंगे। मंगलवार को दुमका के एयरपोर्ट मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर और तेज कार्रवाई होगी। साथियों, 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी की चेतावनी पर देवघर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि पीएम मोदी मुद्दों की बात नहीं करते। उन्हें एहसास हो गया है कि वो अब जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 4 जून के बाद सभी घोटालेबाज जेल के अंदर नजर आए। निश्चित रूप से घबराहट में इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। ईडी के छापे पड़े कंपनियों के, उनको किस तरह से मैनेज किया गया है। तो गोड्डा में आपने देखा था किस तरह से जब प्रदीप यादव जी के उम्मीदवारी की बात चल रही थी, तब यहाँ के सांसद ने, या यूं कहिए निवर्तमान सांसद जो अब होने वाले हैं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि प्रदीप यादव को अगर टिकट मिल जाएगा, सिंबल कांग्रेस का मिल जाएगा, तो मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है। नुक्कड़ सभा में भी मुख्यमंत्री और बाकी केंद्र सरकार के मंत्री लोग आ रहे हैं, लगातार लोग कैंप कर रहे हैं। डर है उन्हें इस बात का कि चुनाव जो हम हार रहे हैं वो बुरी तरह नहीं हार जाएं। दुमका के मसलिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कल्पना सोरेन ने कहा कि बीजेपी ने साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल में डाला है। केंद्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी तभी हेमंत जेल से छूटेंगे। आपका अपना बेटा, अपना दादा जिसको आपने मुख्यमंत्री बनवाया, आज चुनाव से ठीक पहले ये बीजेपी वालों ने उनको जेल में डालने का काम किया है। वो भी शरीयत के तहत जिस जमीन की बात करते हैं उस जमीन का एक भी कागज नहीं है और 3 महीने की सजा भुगत रहे हैं। राजमहल लोकसभा सीट से जेएमएम के बागी उम्मीदवार लोबिन हेम्ब्रम निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। लोबिन हेम्ब्रम ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। लोबिन ने कहा कि सांसद विजय हांसदा ने 10 सालों में कुछ काम नहीं किया। विजय हांसदा अभी कहीं नजर नहीं आ रहा है। अभी कल्पना सोरेन घूम रही है चारों तरफ। बोरियो विधानसभा में 2-3 जगह प्रोग्राम दी, लेकिन स्टेज में विजय हांसदा नदारत नहीं है। उसको डर है, उसको भय है कि मैंने पब्लिक के बीच में कभी मिला नहीं, कोई काम किया नहीं। लोग विभिन्न तरह का आरोप लगाएंगे, आरोप नहीं मैंने गाली देंगे लोग। इसलिए कहीं हमने भी नहीं देखा, कोई बताया नहीं कि यहाँ मंच पर विजय हांसदा को हम लोगों ने दिखाई। भाई विजय हांसदा को वोट के लिए आप मांग रहे हैं, विजय हांसदा को वोट मिले, तो जब विजय हांसदा को 10 साल नहीं देखा और अभी भी मंच पे नहीं देख रहा है, तो ये आप समझ सकते हैं क्या स्थिति है उसका। संथाल के संग्राम में भोजपुरी के स्टार प्रचारक भी पसीना बहा रहे हैं। मंगलवार को गोड्डा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के पक्ष में भोजपुरी स्टार निरहुआ और आम्रपाली दुबे ने रोड शो किया। यहाँ पर दे रहे हैं, उससे 10 गुना ज्यादा प्यार और सम्मान निशिकांत भैया को 1 तारीख को वोट देकर देंगे यहाँ की जनता।
गोड्डा में पक्का कमल खिल रहा है। भैया भारी से भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। एनडीए और इंडी गठबंधन के लिए संताल की 3 सीटें कितनी अहमियत रखती हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 30 मई को राहुल गांधी दुमका में चुनावी सभा करेंगे। बुधवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पालाजोरी में चुनाव सभा करेंगे। उसके बाद देवघर में रोड शो करेंगे। 30 मई को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साहेबगंज, पाकुड़ और शिकारीपाड़ा में चुनावी सभा करेंगे। वहीं 30 मई को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राजमहल और दुमका में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो जनादेश 2024 में आज बात करेंगे संताल की, जहां पर तमाम पक्ष विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह और पक्ष की तरफ से, अगर सत्ता पक्ष की तरफ से बात करें, जो केंद्र में विपक्ष है, यहाँ सत्ता पक्ष है, तो उसकी तरफ से भी कल्पना सोरेन ने वहां कमान संभाल रखी है। और इसी मसले पर हम बात करेंगे और हमारे साथ बहुत खास मेहमान है स्टूडियो से। पहले उनका तारुफ करा देते हैं मेहमानों का दर्शकों से, और उसके बाद फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और संताल के रन को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेता है प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है आपका। बटर सिंह देओल साहब है, जेएमएम नेता। बटर जी, बहुत स्वागत है आपका। गौतम उपाध्याय साहब है, कांग्रेस नेता। बहुत स्वागत है आपका गौतम जी। और प्रवास खान हमारे साथ है, जो आजसू नेता है। प्रवास जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। सबसे पहले हम चलेंगे प्रतुल जी के पास। प्रतुल जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री का आज दौरा हुआ, प्रधानमंत्री ने 2 बहुत बड़ी बात कही। एक तो घुसपैठ का मामला है और संताल में उसको लगातार आप लोग उठा रहे हैं अलग अलग मंच से। और दूसरी जो बड़ी बात उन्होंने कही है कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो बहुत तेज हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल आज प्रधानमंत्री जी की जो सभा थी, ऐतिहासिक सभा हुई दुमका में। मुझे नहीं लगता हाल के दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इतना भीड़ जुटा पाई, और वो तीनों क्षेत्र के कार्यकर्ता और जो जनता थी वो जुटी। प्रधानमंत्री जी ने आज बड़े बड़े मुद्दों को उठाया। लव जिहाद की बात की, कहा सबसे पहले लव जिहाद की शुरुआत झारखंड से हुई। और इसके अतिरिक्त आपने जो घुसपैठ की बात कही थी, तो घुसपैठ की बात को भारतीय जनता पार्टी, शरीफ साहब एक लंबे समय से हर एक फोरम पर उठाती रही है कि किस तरीके से डेमोग्राफी बदल गई। वो खास करके पाकुड़, साहेबगंज और दुमका का इलाका है, जो बिल्कुल वेस्ट बंगाल के एक छोटे से स्टेप के बाद बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। और एक सिस्टमेटिक कॉकस ने ना सिर्फ उन्हें आइडेंटिटी कार्ड्स उपलब्ध कराया, बल्कि राशन कार्ड और तमाम चीज़ें उपलब्ध कराई। हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं, मार्च में स्पेशल ब्रांच हेमंत सोरेन की पार्ट 2 सरकार के समय में उन्होंने एक एडवाइजरी जारी किया था और सारे डीसी और एसपी को कहा था कि संथाल परगना में बड़े बड़े पैमाने पर घुसपैठ होती है और घुसपैठियों को बांग्लादेश से लाकर मदरसों में टिकाया जाता है। ये प्रतुल साधु नहीं बोल रहा, ये स्पेशल ब्रांच बोल रहा है। और आप बोलेंगे तो मैं स्पेशल ब्रांच की उस चिट्ठी को भी दिखा दूंगा। उसने सारे डीसी और एसपी को लिखकर कहा था कि साहब आप आइडेंटिफाई करके इनको बाहर निकालिए। अब देखिए, हाल में जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी टीम थी प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने एक डेटा रिलीज किया कि 1947 से 2015 के बीच में जो हिंदू पॉपुलेशन है वो 8% से ज्यादा घट गया और मुस्लिम पॉपुलेशन कंपेरेटिवली 45% का एक्सप्लोजन हुआ। ये एक्सप्लोजन के कई मायने हैं, उसमें घुसपैठ भी एक है। अब मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाता हूं। 2001 के सेंसस में अगर राजमहल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो ट्राइबल्स की संख्या 61% थी और मुस्लिम सिर्फ 19% थे। 2011 में ट्राइबल्स 40% हो गए, मुस्लिम भी 40% हो गए। उसके अतिरिक्त अगर आप 1951 के सेंसस की बात करेंगे पॉपुलेशन ट्राइबल्स की, तो ये पूरा मैं आपको पॉपुलेशन बता रहा हूं साहिबगंज का। तो 1951 के सेंसस के अनुसार 34.3% ट्राइबल्स थे और 9.28% मुस्लिम्स थे। 2011 के सेंसस में आप देखिए कैसे ये डेमोग्राफी बदलती है। ट्राइबल्स हो गए 26.8% और जो मुस्लिम्स हो गए उनकी आबादी 34.61% बढ़ गई, 34.61% हो गई। तो आप सोच सकते हैं किस तरीके से घुसपैठियों को सिस्टमैटिक तरीके से 1951 से 2011 ये 60 वर्षों में कांग्रेस की सरकारें 52-53 वर्ष तक थी और उसमें इनका इस तरीके का हाल था। अब मैं बात करता हूं, प्रधानमंत्री जी ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और कहा। आपने बिल्कुल सही कहा कि भ्रष्टाचार पे जो हमारा अभियान चल रहा है वो और पुख्ता रूप से चलेगा। और भ्रष्टाचार देखिए ना, झारखंड में तो ऐसा लगता है सरकार में शिष्टाचार हो गया। 70,000 करोड़ का घपला घोटाला का आरोप लगा हेमंत सोरेन जी पर। नवीनतम जो आरोप लगा आलमगीर आलम पर, ईडी ने रिमांड पिटीशन में और सुप्रीम कोर्ट में जो हेमंत सोरेन की याचिका का विरोध कर रहे थे उसके एक सब क्लॉज में जिक्र किया कि आलमगीर आलम जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं
3,000 करोड़ का प्रारंभिक आंकड़ा दिया कमीशन खोरी का और कहा इसमें अधिकारियों के अतिरिक्त मंत्री को एक बड़ा हिस्सा जाता था। आप देखिए नोटों का पहाड़ किस तरीके से झारखंड में मिलता है, 351 करोड़ रुपए कैश। और ये लोग कहते हैं साहब इनकम टैक्स का था, उनका कच्चे का व्यापार था, उनके 20 काउंटर थे, 30 काउंटर थे साहब, उनकी सारी ग्रुप कंपनीज। और शरीफ मैं आपके चैनल पर रिकॉर्ड बोल रहा हूं, उनके स्कूल्स, हॉस्पिटल सबको मिला दे तो 80-82 करोड़ के बीच में उनका एवरेज टर्नओवर एनुअल रहा है पिछले 3 वर्षों में, ये उन्होंने ही बताया। और 351 करोड़ रुपया कैश और कच्चे का व्यापार, ये तो साहब इलीगल है। इनका कहना था कि नहीं साहब हम इनकम टैक्स का जो भी फाइन होगा हम वो दे देंगे। अरे साहब ये इनकम टैक्स का ही नहीं मैटर है, आप नक्सलाइट्स एरिया में ऑपरेट करते हैं, ये एनआईए भी इस बात की जांच कर रही है, या आपके ही चैनल ने दिखाया, ईडी भी इस बात की तहकीकात कर रही है कि इस बड़े पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं होता था। और अब देखें अब तो मंत्री के एक सहायक के नौकर के घर 32.5 करोड़ रुपए बरामद हुए, निशानदेही पर लोगों के यहाँ छापेमारी हुई, 5 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि, उनके सहयोगियों के घर से 9 करोड़ रुपए बरामद हुआ। तो यहाँ तो करोड़ करोड़ ऐसे होता है जैसे कुछ है ही नहीं। और फाइनली पूजा सिंघल के सीए के घर जो पैसा बरामद हुआ 20 करोड़, वो पूजा सिंघल के सीए ने रिटर्न कहा है कि इसमें से 80% पैसा जो था वो हेमंत सोरेन का था और उनको रखने के लिए दिया गया था। और ये उनके जो साइन जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया था उसमें ये सारी चीजें मेंशन है। तो भ्रष्टाचार बड़ा है, हमारी मुहिम चल रही है। 4 जून को जैसे ही हमारा परिणाम आएगा ये मुहिम और तरीके से बढ़ेगी। जी, प्रधानमंत्री ने भी इस बात को कहा कि बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बटर साहब का रुख करते हैं। बटर साहब, अभेद किला माना जाता था संताल जेएमएम के लिए, लेकिन कुछ पिछले चुनावों में देखा जाए कि कुछ कमजोर वहां पर पड़ी जेएमएम और इस बार फिर से पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन हेमंत सोरेन नहीं है संताल में। कितनी कमी महसूस हो रही है और क्या लगता है कि उस कमी को आप लोग पाट पा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ बीजेपी है, बीजेपी के तमाम स्टार प्रचारक है और भ्रष्टाचार से लेकर घुसपैठ तक मुद्दे हैं इनके पास। जी देखिए, कमी तो हेमंत जी की जरूर महसूस हो रही है, बट 90-95% उस कमी को कल्पना जी ने पूरा कर दिया है। और जिस तरह से एक शेल से बाहर आई हैं कल्पना जी और जिस तरह से एक शेरनी की तरह उन्होंने दहाड़ मारनी शुरू की है, तो और जनता के बीच जनता उनको एक्सेप्ट कर रही है। आप भीड़ से देख ले, उनके बोलने की शैली, उनके जो भाषण है उसका कंटेंट आप देखिए। कभी उन्होंने हिंदू मुसलमान नहीं किया, मुद्दों की बात की। देखिए हमारे मित्र प्रतुल जी ने बहुत लंबा इंट्रोडक्टरी स्पीच दिया और बहुत सारे पॉइंट्स उठाए। तो 2-3 पॉइंट्स में मैं इस पे बात करना चाहता हूं कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 तारीख के बाद भ्रष्टाचार पे फिर से हम और तेज होंगे। तो 4 तारीख तक क्या आप किसी से लेन देन की बात कर रहे हैं या बैठ के किसी को धमका रहे हैं कि हमको इलेक्शन में वोट नहीं मिलेगा तो हम और आपको ये करेंगे? देखिए, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं। सबसे बड़ा सर्कमस्टांशियल एविडेंस परसों आया कि 3 दिन पहले राम रहीम है जो मर्डर अक्यूज्ड है, रेप अक्यूज्ड है, उनका एक आता है, फतवा जारी होता है कि बीजेपी को वोट दो। और 2 दिन के बाद, अब मे बी इट्स अ कोइंसिडेंस और गवर्नमेंट का प्रेशर, उनको बरी कर दिया जाता है मर्डर के चार्ज से। तो ये क्या कनेक्शन है? कुछ तो कनेक्शन है बॉस, है ना। और वही सीबीआई, आप ये सोचिए, वही एजेंसी उनको लोअर कोर्ट में प्रूफ कर दिया और एकदम कॉन्फिडेंटली प्रूफ किया, और वही एजेंसी हाई कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाई क्योंकि सरकारें चेंज हो गई थी। तो इसका मतलब है कि इन्फ्लुएंस में काम कर रही है वो एजेंसी। दूसरी बात, डेमोग्राफी की इन्होंने बात की। देखिए, बड़ी चालाकी से ये 1947-51 से लेके 2011 तक चुप हो गए। उसके बाद सेंसस नहीं हुआ बटर? नहीं, सेंसस नहीं हुआ। मैं रिकॉर्ड, तो ठीक है, जो भी लास्ट रिकॉर्ड है सेंसस 11 का, लास्ट रिकॉर्ड तो हो सकता है कि आज, तो मैं क्या ये मानना चाहता हूं कि जो अब घुसपैठ की बात है, तो क्या झारखंड पुलिस रिस्पॉन्सिबल है घुसपैठ के लिए कि बांग्लादेश से डायरेक्ट इतना पावर है, इतना झारखंड की एजेंसियों के पास इतना पावर है कि लोगों को सीधा स्मगल करके बांग्लादेश से झारखंड ले आया जा रहा है? अगर ऐसा पावर है तो हमें बॉर्डर ही दे दो, हम सील करवा लेते हैं, हम बांग्लादेश पाकिस्तान जीत के दे देते हैं इंडियन आर्मी और बीएसएफ को, अगर वो कैपेबल नहीं है रोकने के लिए तो झारखंड को ही दे देना चाहिए। ये तो बोल ही रहे हैं कि कैपेबल है, झारखंड करवा रहा है। जब झारखंड घुसपैठ करवा सकता है तो रोक भी सकता है। और इसमें ये हमेशा बार बार बोलते हैं कि 24 साल में कितने आंकड़े इन्होंने दिए कि 12 साल बीजेपी की सरकार रही है, 12 साल जेएमएम की सरकार रही है, तो दोनों इक्वल दोषी हैं। पर बीजेपी को दोषी नहीं मानेंगे, खाली जेएमएम के दौर के अंदर ये दोषी मानेंगे। आप ये बात करते हैं कि उनका राशन कार्ड बन गया, तो आप डेटा निकलवाइए, जांच करवाइए,
कि किस सरकार के रिजीम के अंदर उनको राशन कार्ड मिला। और जो ये स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी की बात करिए, वो स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी हो सकता है कि रघुवर दास के 5 साल के इसके कार्यकाल के दौरान की गई, जो कैसे मदरसों में लोग रुक रहे हैं आ रहे हैं उसके लिए हो। डेट तो नहीं दिया हुआ उसमें, तो आप कैसे सीधे जेएमएम पे आरोप लगा दे रहे हैं कि नहीं स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी है, देखिए जेएमएम पे आरोप लगाया है। मैं तो बोलता हूं बीजेपी पे आरोप लगाया, रघुवर दास की सरकार ने कराया और पहले की बीजेपी की सरकारों ने कराया। तो देखिए हवा में तीर चलाना कोई बात नहीं। और दूसरी बात, हमारे प्रधानमंत्री है, भाषण अच्छा देते हैं, बट हर दिन कोई ना कोई ऐसा एक टॉपिक, आज छुट्टियों की बात करें, हाँ नहीं, हाँ कोई बात नहीं, इनका टाइम आएगा ये बोलेंगे, मैं चुप रहूंगा। 5 मिनट हो गए। हाँ आपने 7 मिनट लिया था। नहीं अभी तो प्रोग्राम शुरू में सिर्फ 14 मिनट हुए। नहीं एक बात देखिए, आज हम डिस्कशन, चलिए आज हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। देखिए आज की स्पीच पे क्या डिस्कशन हो रहा था, छुट्टी, संडे, फ्राइडे। तो पहले तो हिंदुइज्म में कोई छुट्टी ही नहीं थी, कोई रेगुलर वीकली छुट्टी नहीं होती थी। बुद्धिज्म के समय में पूर्णिमा को छुट्टी दी जाती थी, और हर एक जिसका ज्यादा होता था, जिस राजा जिस धर्म का होता था उस धर्म के हिसाब से छुट्टी दी जाती थी। तो क्या आप इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं? जो पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी चल रही है उसको आप एक तो डिस्ट्रप्शन हुआ ही था, डिमोनेटाइजेशन, एक और नया डिस्ट्रप्शन कर देते हैं। संडे को छुट्टी छोड़ो, हिंदू जैन बोलेंगे मुझे इस दिन, सरदार बोलेंगे मुझे इस दिन, बोलेंगे उस दिन। बस ये मेरी 20 सेकंड मैं अरविंदर की बातों को सुन रहा था। आज उनका फेयरवेल स्पीच है, इसलिए हम ज्यादा इंटरप्ट नहीं करना चाहते। अरविंदर शिफ्ट हो रहे हैं पटियाला, तो हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कहा कि स्पेशल ब्रांच का चिट्ठी कब का था, ये देख लीजिए। अगर आप जूम कर सकते हैं तो देख सकते हैं, ये 2 जून 2023 का स्पेशल ब्रांच का चिट्ठी लिखा है। और मैं कोई शूट एंड स्कूट नहीं करता, मैं इसे होल्ड करके रख रहा हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका दिन तिथि देख सकते हैं। मैं बिल्कुल 2/6/2023 देखिए इन्होंने कहा। आपने डेट मेंशन कर दिया। नहीं बस एक लाइन में पढ़ लेता हूं, मैं एक लाइन पढ़ के कार्यकाल का है, किस कार्यकाल से रेफरेंस है? 2/6/2023 का चिट्ठी है, और मौजूदा संदर्भ में है कि प्राप्त सूचना अनुसार बांग्लादेशी घुसपैठियों को पहले संथाल परगना के विभिन्न मदरसों में ठहराया जाता है, उसके पश्चात इनके सरकारी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। ये चिट्ठी लंबी है, मैं और नहीं पढ़ूंगा। बस एक और पॉइंट, इन्होंने राम रहीम के सपोर्ट देने की बात कही थी, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं एक इनसे चीज जानना चाहूंगा। हालांकि इनके अलायंस पार्टनर है, राहुल गांधी को वायनाड में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो एक प्रोहिबिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एसडीपीआई ने क्यों समर्थन दिया? और समर्थन दिया तो राहुल गांधी ने उस समर्थन को क्यों स्वीकार किया, या जो भी किया अभी तक क्यों ये पब्लिक डोमेन में? चलिए उस सवाल के साथ आएंगे हम। गौतम साहब का रुख करते हैं। गौतम साहब, संथाल में चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग, पूरी ताकत लगा रहे हैं जेम के साथ मिलकर, एक सीट पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। किस रूप में देखते हैं, स्पेसिफाई करके आप सीट वाइज बात करेंगे। गोड्डा सीट पर क्या अभिषेक आनंद झा के रूप में आप लोगों को सीट पर, पर्टिकुलर सीट पर संजीवनी मिल रही है क्या? गोड्डा सीट की अगर हम लोग बात करते हैं, गोड्डा सीट बिल्कुल हम लोग जीत रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आप गोड्डा सीट क्या मतलब, हम लोगों की पार्टी 6 के 6 सीट जीत रही है, अलायंस हम लोग लगभग 11 सीट जीत रहे हैं। इसका प्रूफ अगर चाहिए तो वो प्रूफ भी मिल जाएगा 4 तारीख को। दूसरी बात, 14 में 11 जीत रहे हैं माननीय जी। कौन सी सीट नहीं जीत रहे हैं? नहीं, वो उसमें फाइट है, उसमें मैं खुद ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकता। हमारे भी नॉलेज एनरिच हो जाएगा कि इस सीट पर गठबंधन अपने को कमजोर पा रही है। ठीक है, गठबंधन कमजोर नहीं है, बिल्कुल कमजोर नहीं है, मेजॉरिटी सीट्स हमारी हैं। इससे क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा साफ हो रहा है, लोगों के नजर में हो चुका है, इसलिए हम लोग ये सीट्स जीत रहे हैं। और हम इतने कॉन्फिडेंट इसलिए हैं, जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं चुनाव में भाजपा की तरफ से, उनके कार्यशैली को आप देखिए, पिछले 10 सालों में जितना डिटोरिएट किया है इन्होंने, ये इनसे छुपा हुआ नहीं है। ये घुसपैठ की बात करेंगे, ये मुजरे की बात करेंगे, ये हर तरह की बात करेंगे, किंतु जो डेवलपमेंट की बात है वो बिल्कुल नहीं करेंगे, बेरोजगारी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, महंगाई की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। घुसपैठ तो एक मुद्दा है, मैं उससे डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन ये कहेंगे कि मदरसे पे पहले लाया जाता है, इसका प्रूफ है क्या? मंदिर में रखा जाता है, इसका प्रूफ है क्या? मैं क्वेश्चन करता हूं प्रतुल जी से कि क्या बांग्लादेश से लोग आते हैं तो वो मंदिर में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, या मदरसे में रहते हैं? इसका कोई प्रूफ है इनके पास में? आप ब्लेम कर सकते हैं, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। दूसरी चीज है, मैं एक मैनेजमेंट पे क्वेश्चन कर रहा हूं इनकी, आप
मैं कैसे जीत रहा हूं, मेरी पार्टी अलायंस कैसे जीत रही है, उस पर मैं बता रहा हूं। इनका मैनेजमेंट, मोदी जी का दावा कि हमारा संस्थान, हमारी पार्टी, हमारे लोग इतने मजबूत हैं कि 100 के ऊपर मन की बात सुनने के लिए ये बूथ में बैठते हैं, बूथ सेंटर्स में बैठते हैं, 15 प्रमुख है इनका। तब फिर ये कैसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि ये बंदा जो है ये बांग्लादेशी है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का नहीं है, इसका आईडी कैसे बन गया, उस पर क्वेश्चन क्यों नहीं होता है, उस समय क्वेश्चन क्यों नहीं होता है। चलिए हम आएंगे। मैं शरीफ साहब सिर्फ एक चीज बताता हूं कि स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी में मेंशन स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट का आपने हवाला दिया, बिल्कुल, वो संथाल परगना के मदरसों का जिक्र है उसमें। मेरा चिट्ठी नहीं है, उनकी सरकार के स्पेशल ब्रांच। परवाज, जिस तरह से बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है, तमाम सीटों पर संथाल में खास फोकस है, आप लोगों का कितना बैकअप मिल रहा है? धन्यवाद सारिफ। देखिए, बीजेपी के साथ हमारा गठबंधन है और हम लोग मिलकर 14 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और 100% हम लोग को रिजल्ट भी देना है। उसके लिए हमारे आजसू पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं सब मेहनत भी कर रहे हैं। देखिए, बात है संथाल की लेके, जो संथाल में जिस तरह से बात हो रहा है, जिस पार्टी अपना राजनीतिक करियर जो स्टार्ट की थी संथाल में, जो उसको कर्म भूमि मान रही थी, उसको संथाल को तो आज वो लोग लूट की भूमि बना दिए ना। संथाल जो जाना जाता था अपने पहाड़ों से, वो आज तो पहाड़ गैप होते जा रहे हैं। आज देखिए, पत्थर के नाम पे, पत्थर खदान के नाम पे देखिए किस तरह से मीडिया में जो रिपोर्ट है, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के जो प्रतिनिधि आज वो जेल में बैठे हुए हैं, ये सब चीज़ों संथाल को जो कर्म भूमि ये बनाए थे, लूट की भूमि बना दी है वहाँ के लोगों की जनता। आप ये देखिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो विधानसभा क्षेत्र है बरहेट, वहाँ पे देखिए जो पहाड़ी जनजाति के लोग थे, पिछला जुलाई में डायरिया से मर के उनकी लाश घंटों कीचड़ में फंसी रही, जो अखबार का हेडलाइन हुआ करता था। ये सब बेसिक मुद्दा सबको वहाँ के संथाली लोग को पता है कि ये लंबे कार्यकाल में रहे, सब कुछ रहा, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ संथाल को उजाड़ना जानते थे। इसलिए जो विकास के हिसाब से जो एनडीए का जो चल रहा है, नेतृत्व चल रहा है, और जो संथाल को किस तरह से डेवलप किया जाए, किस तरह वहाँ शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह वहाँ का बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, ये सब कुछ देखते हुए संथाल की जनता देखिएगा 100% जो आने वाला जो अंतिम चरण का झारखंड में जो मतदान है, जो देश भर में 1 जून को अपना मताधिकार मतपेटी में वो एनडीए के पक्ष में देंगे। चलिए, तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे। प्रतुल जी के पास एक सवाल लेकर चलते हैं। प्रतुल जी, जिस तरह से घुसपैठ का आप लोग मुद्दा लगातार उठाते रहे और अब तो उसी इलाके में चुनाव हो रहे हैं जहां पर घुसपैठ के आप लोग आरोप लगाते हैं, आपसे सीधा सवाल है कि वन वेरी फाइन डे तो ऐसा नहीं ना हुआ कि बांग्लादेश के जो लोग हैं इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस और जेएमएम की सरकार आएगी तो हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे। धीरे धीरे लोग आए हैं, धीरे धीरे उनके सारे डॉक्यूमेंट्स बने हैं, सरकार किसी की भी नहीं होगी। तो आप लोग जब सरकार में थे तो इस तरफ आप लोगों ने क्या काम किया, और अब ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड के लिहाज से, इस पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर की कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल ठोस कदम उठाने की जरूरत है। मैं आपका जवाब दूं उसके पहले मैं बताऊं कि प्रधानमंत्री ने 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे और उठाए थे, अगर आप परमिशन दे तो। एक नक्सलिज्म का मुद्दा उठाया था कि किस तरीके से नक्सलिज्म की भूमि बना दिया झारखंड को। और हमारी सरकार में देखिए पिछले 10 वर्षों में 47% डिक्लाइन हुआ है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार। मैं इसमें राज्य स्टेट पुलिस को भी क्रेडिट देता हूं, सीआरपीएफ को भी देता हूं। जहां क्रेडिट देना चाहिए वहां बिल्कुल देना चाहिए। ज्वाइंट ऑपरेशंस हुए हैं, खास करके स्टेट पुलिस का जो एसटीएफ है, जो झारखंड जगुआर है, और सीआरपीएफ के कोबरा ने, दोनों ने अग्रणी भूमिका निभाई है। कई बड़े नक्सली कमांडर को मार दिया गया और कई बड़े नक्सली कमांडरों ने शहीद किया। तो काफी हद तक नक्सलिज्म बैकफुट पे है। और उन्होंने एक चीज और कहा था कि हेमंत सोरेन जी ने लूट के चलते बहुत कन्वीनियंस की राजनीति करते हुए अपने पिताजी का नाम बदल दिया। आपको याद है, बहुत ये चर्चित मामला था कि शिबू सोरेन जी का नाम बदल के शिवा सोरेन कर दिया गया ताकि इसको आप रिफ्लेक्ट नहीं करें। बसंत सोरेन बसंत कुमार सोरेन हो गए। मतलब शिवा, अजीब तरह का यह था कि पिता का नाम को बदल दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो रजिस्ट्री में रिफ्लेक्ट नहीं करे कि इनके नाम की जमीन है। जब ये मुख्यमंत्री थे और इन्होंने माइनिंग लीज दी तो अपना पता इन्होंने हरमू की हाउसिंग कॉलोनी का दिया, जो घर इनकी पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो ये साफ एक दिखा रहा है क्रोनोलॉजी कि पिता का नाम बदलकर वो आदिवासी की जमीन पर काबिज हो रहे हैं। शिवा सोरेन बन गए, शिबू सोरेन शिवा सोरेन बन गए। प्रधानमंत्री जी ने इस बात का भी जिक्र किया था और उन्होंने शहादत का जिक्र किया था। साहब, उस वीर भूमि, आज जहां पर प्रधानमंत्री जी गए थे वो बाबा तिलका मांझी की वीर भूमि है,
जो 1857 का हम पहला स्वतंत्रता संग्राम जानते हैं ना साहब, उसके करीब आप सोचें 70-80 वर्षों पूर्व 1784 में बाबा तिलका मांझी ने स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन फूंक दिया था और तत्कालीन जो भागलपुर का अंग्रेज कमिश्नर, लेफ्टिनेंट कमिश्नर जिसको कहा जाता ऑगस्टस क्लीवलैंड, मुझे नाम भी ठीक से उसका याद है, उस जेल में उन्होंने भागलपुर जेल में और कलेक्ट्रेट में घुसकर ऑगस्टस क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी और वो उसके बाद उनकी शहादत हुई बाबा तिलका मांझी का। मैं बाबा तिलका मांझी का इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि जब मयूराक्षी नदी पर पुल बना तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने घोषणा की कि इस, हम लोगों ने पहले डिमांड रखा कि इसका नाम बाबा तिलका मांझी पे होना चाहिए, तो अचानक ये डिमांड आ गया कि कैबिनेट के नोट में कि आज शिबू सोरेन जी के नाम पर ये होगा। कोई कंपैरिजन है साहब? बाबा तिलका मांझी कहां संथाल के वो महान योद्धा, और आप ठीक है शिबू सोरेन के नाम पर आप कुछ रखना चाहते हैं, हमें आपत्ति नहीं। कमांड मिल रहा है। आप जो मेरा सवाल था आपने काफी लंबा समय लिया लेकिन सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। हम उम्मीद करेंगे कि सवाल का आप जवाब दें। बात हो रही है संताल की, क्योंकि आखिरी चरण में संताल में मतदान होना 3 सीटों पर, गोड्डा, राजमहल और दुमका सीट पर। तमाम पक्ष विपक्ष ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और मुद्दों को लेकर जनता के दरबार में है। ऐसी बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान है स्टूडियो से। बीजेपी से हमारे साथ प्रतुल जी हैं, बटर देओल साहब हैं, गौतम उपाध्याय साहब हैं और परवाज खान साहब हैं। ब्रेक में जाने से पहले प्रतुल जी से एक सवाल किया गया था लेकिन जवाब नहीं मिला। बटर जी के पास उसी सवाल को लेकर चलते हैं। बटर जी, जिस तरह से जो सवाल था कि एक वन वेरी फाइन डे, तो ऐसा हुआ नहीं कि बांग्लादेश से एक हुजूम आ गया और यहाँ के सेटल कर गया है। क्या हुआ? सरकारें बदली यहाँ पर और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि रघुवर दास के नेतृत्व में जो सरकार आई थी पहली पूर्ण बहुमत की सरकार थी और बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं, मुझे ये कहने से कोई गुरेज नहीं है। क्या आपको याद है कि उस समय कुछ इस तरह के टफ डिसीजन लिए गए थे? क्योंकि आरोप आप लोगों पे लगातार लग रहे हैं। नहीं, देखिए मैं तो पहले कह रहा हूं कि जो घुसपैठ की बात है, देखिए अगर क्योंकि झारखंड का कोई बॉर्डर बांग्लादेश से डायरेक्ट टच नहीं होता। प्रतुल जी ने कहा कि बीच में एक छोटा सा हिस्सा वेस्ट बंगाल का है और वेस्ट बंगाल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर कोई आता है तो ये कोई इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोहिबिशन नहीं है, बट स्टेट एज अ सॉवरेन स्टेट इंडिया के बाउंड्रीज आर वेल डिफाइंड और उसकी प्रोटेक्शन सेंट्रल फोर्सेस में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो पहले कांग्रेस की सरकार रही, फिर गठबंधन की कोalition गवर्नमेंट्स 10 साल 15 साल रही, फिर वाजपेयी जी की सरकार रही और 10 साल से मोदी जी की सरकार है, उससे पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। ये अभी तक आरोप लगा रहे हैं कि हमारे, बट देयर इज नो क्लियर डेफिनेट प्रूफ कि किस में। आपने कहा इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, बहुत लंबे समय से होता आ रहा है, तो लंबे समय से एक थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके भी घड़ा भर जाता है, बट जो वो बूंद दिखाई नहीं पड़ती है। तो आए हैं लोग, अगर प्रूफ हो रहा है, जैसे स्पेशल ब्रांच की चिट्ठी ने लिखा, इन्होंने, मैं इनसे स्पेशली इसलिए पूछा था कि 2023 में ये चिट्ठी लिखी थी, पर उन्होंने ये स्पैन नहीं बताया कि ये कब की घटना है। उन्होंने कहा है कि आया है कि मदरसों में, तो क्या ये 2023 में वो क्या 2018 का रेफरेंस देंगे? ये मौजूदा चिट्ठी है और मौजूदा चिट्ठी है कि ये प्रोसेस होता आ रहा है। नहीं, ये कहीं नहीं लिखा। ये लिखा कि सूचना अनुसार ये हो रहा है। मैं आगे बोल लेता हूं। मैं फ्यूचर टेंस में नहीं है, वो प्रेजेंट टेंस में। अरविंदर, जैसे आपने कहा इट वाज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, बस खाली एक लंबा है, इसमें सब दोषी। अगर कोई भी आप बोले, पर एक लाइन ये भी सुन लें कि जो डेटा था लास्ट सर्वे 2011 का था और 1951 के सेंसस से मैंने 60 वर्षों का कॉन्ट्रास्ट करा दिया। इन 60 वर्षों में 50-52 वर्षों तक तो कांग्रेस की या कांग्रेस समर्थित सरकारें थी। तो आप कैसे बातें कर रहे हैं? 52-53 साल सीमाएं आपके हाथ में थी, उसके 2011 के बाद तो कोई सेंसस भी नहीं आया। तो ये जाहिर तौर पर आपके समय एक वेल इस्टेब्लिश कॉकस, देखिए एक पॉलिटिकल सर्कल होता है, एक पॉलिटिकल माफिया का सर्कल होता है जो इन वोट बैंक की राजनीति के जरिए जानबूझकर गौतम जी का जवाब देना चाहिए। प्रतुल जी, गौतम जी आप जवाब। मेरा जवाब कम नहीं, मैं इसके बाद अच्छा कंप्लीट नहीं किया बटर जी। हाँ बटर जी आप कंप्लीट कीजिए। देखिए, इट इज अ टोटल फेलियर ऑफ द सेंट्रल फोर्सेस व्हिच आर डिप्लॉयड एट द बॉर्डर। किस ड्यूरेशन में? मैं आई विल नॉट, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। नो, 2011 तक का डेटा नहीं, 2011 तक का डेटा उपलब्ध है, उस पर बोले। उसके बाद आपकी सरकार जो सेंसस नहीं करा सकी, जो सरकार 10 साल में, उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप सेंसस क्यों नहीं करा रहे हैं? आप क्यों नहीं करा रहे हैं? कोविड हो गया, उसके बाद होगा। आपने तो जैसे वुमेन रिजर्वेशन 2029 में होगा, डेवलपमेंट 2047 में होगा, ये पिक एंड चूज यार। फेयरवेल बोलने का मौका दे दिए, ऑनगोइंग प्रोसेस है सरकार। बटर जी मान रहे, बहुत प्रैक्टिकल है, ऑन एयर मान रहे हैं, बट
सरकार है। इसलिए बोल रहे हैं कि बीजेपी की नैरेटिव में फिट बैठता है। देखिए, हमारे पास एनडीए के बोलने नहीं, हमारे पास एनडीए के दोनों घटक दल है, बीजेपी है, आजसू है। ये दोनों एक प्लेटफॉर्म में नहीं है। ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वो रोजगार मांग रहे हैं। तो जब आपस में गठबंधन नैरेटिव में एक नहीं है, आपको मैं प्रतुल जी आप हिंदुस्तान कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान आवाज दी, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमान कोई नहीं कर रहा, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। शीशा दिखा मोदी जी के हर भाषा में, हर भाषण में किसी की बात नहीं, किसी की बात नहीं पहुंच पाएगी, संहार किसी की बात नहीं पहुंच पाएगी। प्रतुल जी, प्रतुल जी, 1984 8,500 सिक्कों को बेरहमी से मार दिया। प्रतुल जी, आप बोल रहे हैं फेयरवेल स्पीच है आज बटर जी की, और फिर इस डिबेट को हम शोर शराबा में नहीं तब्दील करें। गौतम जी के पास चलते। प्रतुल जी, यू हैव टेकन मैक्सिमम टाइम। प्रतुल जी, एक लाइन जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1994 में प्रवाज से बोलने दे, मुझे अनुमति दे तो मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाहूंगा। आपको नहीं, आपके कहने से क्या? अब हमारी प्रतुल जी, हम आएंगे, समय है अभी आपके हमारे पास समय। 1994 में 10,000 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर को सरकार ने आइडेंटिफाई किया था, गूगल करके देख लीजिए। चलिए, क्यों नहीं उनको आज तक डिपोर्ट किया, क्यों नहीं उनका राशन कार्ड? पिछले 10 सालों में झारखंड में भी सरकार जो रही, अलायंस इन्हीं की थी जी। केंद्र में जो पावरफुल सरकार, जो पावरफुल मंत्री रहे, प्राइम मिनिस्टर जो रहे, गृह मंत्री जो रहे, जिनका दावा करते हैं कि इनसे बेहतर गृह मंत्री आज तक कोई नहीं आया, प्रधानमंत्री कोई नहीं बन सका और ना आने वाले समय में बनेगा, ये इनका दावा होता है। तो इस 10 सालों में इन्होंने क्या किया, इसका जवाब इनके पास बिल्कुल भी नहीं है, ये दे ही नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे घुसपैठ हुआ तो इस 10 साल में जब आपकी डबल इंजन की सरकार, आपने क्या किया? आपने क्यों नहीं सर्वे कराया? ठीक है, आप सेंसेक्स नहीं करा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप झारखंड में तो अपनी बात को सेंसेक्स नहीं, सेंसस जो 2011 का था तो वो तो सेंसस या सेंसेक्स, सेंसस नॉट सेंसस। तो आपने वो नहीं कराया। रघुवर जी की बहुत ही ये लोग तारीफ करते थे कि ऐसी सरकार वैसी सरकार, फिर भी रघुवर जी सीट हारे। कहीं ना कहीं इनका फेलियर था इसलिए। और आज ये जो ब्लेम करते हैं कि कांग्रेस और जेएमएम के लोग घुसपैठ कराते हैं, इसमें बिल्कुल भी गलत बात है। ये घुसपैठ भाजपा वाले ही कराते हैं, क्योंकि उनको हिंदू और मुस्लिम पे ही राजनीति करनी है, इसके आगे इनकी राजनीति है ही नहीं। चलिए प्रवास साहब को चलते। प्रवास साहब, एक चीज छोटा सा, प्रवास प्लीज। झारखंड के देखिए, क्योंकि ये झारखंड में है, ऑपोजिशन में है, तो बड़ी अच्छे से इन्होंने ये नहीं, मैं भी एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मदरसों में जब ठहराया जाता है तो किसको ठहराया जाता है? मदरसों में हिंदू को ठहराया जाएगा। प्रतुल जी, गजब का लॉजिक साहब। इनकी सरकार की स्पेशल ब्रांच करिए कि प्रतुल जी, ये ऐसे डिबेट नहीं होता है कि मैक्सिमम टाइम हम आपको दे दें, आपको डेडिकेट कर दें डिबेट में। ऐसे डिबेट नहीं होता प्रतुल जी, कैसे नहीं होता? नहीं, आपको मैक्सिमम टाइम हम नहीं देंगे, और भी गेस्ट है। ये मदरसों में क्या हिंदू ठहरते हैं? इनकी स्पेशल ब्रांच कह रही है मदरसों में ठहरा गया, तो मदरसों में सिर्फ मुसलमानों को ठहराया जाता है। ये हिंदू कब से ठहरने लगे? एक भी फोटो दिखाइए। अरे आपको मैंने चिट्ठी दिखाई, आप तो उस तरीके एविडेंस, स्पेशल ब्रांच, पुलिस के स्पेशल ब्रांच का चिट्ठी लिखा। अब इनको प्रतुल जी, अगर आप इस डिबेट में मैक्सिमम टाइम दीजिएगा तो हम कोई गेस्ट को नहीं बुलाएंगे। आप अकेले बात रखिए अपनी, आप अकेले बात रखिए अपनी, तो कोई गेस्ट का आने का फायदा नहीं है। बटर जी, आप आएंगे फिर प्रवास के पास चलेंगे। एक मिनट। हाँ, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट है, श्री प्रकाश जायसवाल थे जी। आउट ऑफ द 12 मिलियन बांग्लादेशीज इन इंडिया, 5 मिलियन 50 लाख, दैट इज अराउंड 40% असम में। असम में हिमंता विश्वास की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। कितने बांग्लादेशी इसको वापस एनआरसी लाने से क्यों भागते हैं आप? कितने? हमें एनआरसी लाने की एक एक को बाहर करेंगे, एक एक घुसपैठियों को कान पकड़ के बाहर करेंगे। एनआरसी के समय जो मुसलमानों के लिए आंसू लगाने के क्या, मुसलमानों के लिए आंसू निकलने लगता है। चाहिए, अभी इलेक्शन है तो ये अरे सीए का विरोध करते हैं, सिखों को सिटीजनशिप देने की बात होती है तो विरोध करते हैं, एनआरसी का विरोध करते हैं, ये तो कहीं भी विरोध करेंगे।
एनआरसी लागू होने दीजिए चलिए और आप प्रभात देखिए जी, किस तरीके से प्रभात जी, जिस तरह घुसपैठिए से बाहर होते भट्टर हैं। जी ने कहा कि आप गठबंधन में है, 7 चुनाव लड़ रहे हैं, आपने कहा पूरी ताकत भी लगा रहे, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल बात कही कि मुद्दों की अगर बात की जाए तो बीजेपी अलग मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में, आप लोग अलग मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में है। शरीफ धन्यवाद। आप देखिए, अपना क्वेश्चन उठाने से पूछने से पहले आप ठोस कदम के बारे में बात कीजिए। झारखंड देखिए बहुत आहुति के बाद बनी, शहीद निर्मल दा का आहुति हो, चाहे एक लंबा सिलसिला हो, झारखंड अलग राज्य के लिए माननीय अध्यक्ष मेरे सुदेश कुमार महतो जी किस तरह से बिहार विधानसभा में पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी के सामने वो बोले कि नहीं हमको झारखंड राज्य अलग चाहिए, और वो झारखंड जो बना 24 साल झारखंड का हो गया। आज भी झारखंड के जो युवा, जब झारखंड जब सृजित हुआ था, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है कि अलग होने के बाद भी जब झारखंड में जो बच्चा पैदा हुए थे ना, जो 24 साल के हो गए, आज उनको क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा, नौकरी चाहिए। बात ये ठोस कदम होना चाहिए। उसी का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे पार्टी अध्यक्ष माननीय श्री सुदेश कुमार महतो जब मंत्री थे, तब वहाँ हर एक जितने भी जिला होता था झारखंड का दौरा करते थे। उस दौरा में शहीद सिद्धू कान्हू के जो वंशज थे, मंडल मुर्मू, उनको छोटी हालत में मिले थे। उनके परिवार बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रही थी। उन्होंने मंडल मुर्मू को पढ़ाया, लिखाया और इंजीनियर का डिग्री दिया। जब मंडल मुर्मू, यही मंडल मुर्मू अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद, ये अभी जो पूर्ण बहुमत की सरकार जो बनी हुई है, हेमंत सोरेन जी के पास जाते हैं, बोलते हैं हमको नौकरी चाहिए, एक सरकारी एक नौकरी चाहिए, अपना क्वालिफिकेशन सब कुछ रखते हैं। जो माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी उनको एम्पावर किए, वो रखने के बाद माननीय ये पब्लिक डोमेन में है, मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं? वो तो पब्लिक के सामने है कि आपको हम रोजगार के लिए आप अंडा बेचिए, मुर्गी बेचिए, इस तरह का चीज होता है। ये कहाँ की घटना है? सिद्धू कान्हू वहां से आते हैं, बरहेट से, जहां से अभी मुख्यमंत्री इलेक्टेड है, पूर्व मुख्यमंत्री इलेक्टेड है। तो मुद्दा ये होना चाहिए, झारखंड में आप किस तरह से आप इस तरह का बात को नया नया नैरेटिव लेके आइएगा, विध्वंस पैदा करने से, वो नहीं होना चाहिए। आजसू पार्टी ये जानता है कि शिक्षा, हरियाली और विकास के लिए झारखंड जिस तरह से हरियाली है, जिस तरह से शिक्षा में कमजोर है, उसको एम्पावर किस तरह से करे, हेल्थ पे किस तरह करे, ये पॉजिटिव बात होना चाहिए। और वहाँ की जनता अच्छी तरह से, अभी जो 3 लोकसभा में चुनाव होना है, तो जनता इसी मुद्दा पे जाएगी ना, कि जो हमको एम्पावर करेगा हम उसको वोट देंगे। और वो अच्छी तरह से जान रही कि एनडीए में वो विजन है, वो विजन है। इसके लिए हमारे पार्टी के लाखों कार्यकर्ता उसके पीछे भी खड़े हुए हैं, उस विजन के साथ जाएगी। इसलिए देखिए कि आने वाला कल में जो मतदान होना है अंतिम चरण में, उसमें एनडीए की सीट आएगी। आज देखिए राजमहल का नाम होता है, राजमहल में पहाड़ों से घिरा होता था, आज देखिए वहां का क्या स्थिति है, पहाड़ गायब हो गए हैं। तो विकास का ये ठोस इस तरह का बात होना चाहिए। इधर उधर का बात करके आंसू इस तरह का बात पे नहीं होता है। अब ठीक है, विकास की बात पे बात चलिए। तो सवाल का तो जवाब आपने दिया, पर मैं कंफ्यूज हो गया कि ये जवाब इंडी गठबंधन के लिए कि बीजेपी के लिए आपने दिया? हमारे लिए था। बारह प्रतुल जी का रुख करते हैं। प्रतुल जी, जिस तरह से भट्टर जी ने कहा कि जब जिस राज्य में आपकी सरकार नहीं है, आप आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाते हैं, आप बयानों की तीर चलाते हैं, लेकिन जहां संभव है, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां आप बैकफुट पे आ जाते हैं। नहीं, डबल इंजन की सरकार की क्या बात। असम में कब जनगणना हुई? जो पूरे देश में जब भी सेंसस हुआ लास्ट, असम में भी उसी समय हुआ। और ये जो घुसपैठी, हम तो बार बार कह रहे हैं शरीफ कि हम एनआरसी लाएंगे, नेशनल रजिस्टर हम लाएंगे सिटीजनशिप का। और इससे देखिए जो इसका विरोध करता है ना, वो यहाँ के स्थानीय मुसलमानों का विरोध करता है। ये बांग्लादेशी घुसपैठी मुसलमान आते हैं, अपना सारा कागजात बनवाते हैं, वोटर कार्ड बनवाते हैं सिस्टमैटिक गिरोह के जरिए, और ये यहाँ के स्थानीय मुसलमानों का हक मारते हैं। यानी जो योजनाएं होती है अल्पसंख्यक कल्याण की, 15 सूत्री अल्पसंख्यक कल्याण, ये तमाम अल्पसंख्यक कल्याण की केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप से लेकर जो तमाम योजनाएं हैं, उस पे यही बांग्लादेशी घुसपैठिए उनका हक डकार जाते हैं। तो हमें लगता है जो एनआरसी का विरोध करते हैं वो यहाँ के स्थानीय मुसलमानों का विरोध करते हैं। और जहां तक ये तीनों सीटों की बात है संथाल परगना की, तो देखिए पिछले 2019 के चुनाव की बात करें तो 2019 के चुनाव में दुमका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र था शरीफ। वहां शिबू सोरेन जी खड़े थे, जिनको ये दिशुम गुरु के रूप में बुलाते हैं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है ये तो यही बताएंगे, लेकिन वहां से शिबू सोरेन जी 40,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए थे, जहां इनके
3-4 लाख से जीतने की कयास लगाई जा रही थी। तो जिनके नाम पर पूरे प्रदेश में ये वोट मांग रहे हैं और मांगते थे, वही चुनाव हार गए थे दुमका कॉन्स्टिट्यूएंसी से। इसके अतिरिक्त गोड्डा हम लोगों ने बड़ी कंफर्टेबली जीता था, 53% वोट आए थे निशिकांत दुबे को, जो टोटल पोल वोट था, यानी 50% से 50% से ज्यादा का मार्जिन था। राजमहल हम जरूर पिछड़ गए थे, लेकिन राजमहल को हम लोगों ने एक मिशन के रूप में लिया और राजमहल में पिछले 5 वर्षों से हमारे कार्यकर्ताओं ने बूथ कमेटी से लेकर अथक प्रयास किया। 2 वर्ष पूर्व बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए माननीय अमित शाह जी राजमहल आए थे और उन्होंने दुमका में बैठक की थी और सारे कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया था कि इस बार मिशन राजमहल है, क्योंकि बाकी दोनों सीटों पे हमें ज्यादा खतरा नहीं है। एक राजमहल सीट है जिसको भी हम बड़े मार्जिन से इस बार जीतने जा रहे हैं। मैं फाइनली आपको समअप करूंगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू इस बार प्रधानमंत्री जी ने उठाया था लव जिहाद का। अब लव जिहाद के कुछ उदाहरण झारखंड में किसको नहीं पता। एहसान मिर्जा गुमला, उसने एक हिंदू बेटी का अपना नाम बदलकर एहसान से अमर कर लिया था। आप देखिए अदनान अमित बन गया। ये घटना है पश्चिमी सिंहभूम की। मैं आप क्यों एक छोटा सवाल है, गुड्डा की बात हो रही है। नहीं बस इसको 2-3 एग्जांपल तो देने दीजिए। तारा शाहदेव, आप इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, हम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाएंगे। नहीं, आप क्यों लव जिहाद का प्रधानमंत्री ने कहा तो आपको क्या आपत्ति है इस पे बोलने के लिए? मुझे कुछ नहीं है। आप चर्चा का विषय आपने रखा प्रधानमंत्री, प्रतुल जी प्रधानमंत्री हम सवाल पूछने के लिए बैठे, आपको मेरा सवाल लेना पड़ेगा और ये सवाल मैं लूंगा, पर मैं अपनी भी बात करूंगा करने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री ने जिस मुद्दे पर सवाल नहीं लेना चाह रहे, सवाल नहीं लेना चाह रहे, करते अगर आप मेरे पास नहीं रुकना चाहते हैं, राजमहल सीट की बात की जाए, आप लोग शरीफ मैं फिर भी बोलूंगा तारा शाहदेव, अदनान राजू बन गया, प्रतुल जी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत एग्जांपल्स हैं, आप तमाम एग्जांपल्स को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रखिए, हम उसे लाइव चलाएंगे अपने प्रधानमंत्री ने सारे मुद्दों को उठाया। तनवीर ने लव जिहाद किया, एक हिंदू मॉडल के साथ। म्यूट कर दीजिए प्रतुल जी का ऑडियो म्यूट कीजिए। राजमहल की बात करें, लोबिन हेम्ब्रोम जो है कद्दावर नेता आप लोगों के माने जाते थे, त्रिकोण बनाते नजर आ रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं? स्क्रीन से भी हटा दीजिए। नहीं प्रतुल जी देखिए, कल जैसे हमारी बात हो रही थी इसी बात पे, तो जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता हमारे मित्र ने भी कहा कि पहले आप आपस में ही समझ लीजिए, उसके बाद हमारे से बात, तो क्लियर है पिक्चर वहां पर कि लड़ाई भी हमारी आपस में ही है, बीजेपी वहां कहीं पिक्चर में नहीं है, तो आपस में है। और मुझे यकीन है ना, 100% तो नहीं, मैं खुदा नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं कि 100% किसी बात का दावा कर सकूं, पर उम्मीद है और यकीन है हमें कि आराम से हम राजमहल की सीट, क्योंकि विजय जी ने काम बहुत किया है और विजय जी लोकप्रिय हैं उस क्षेत्र में और किसी भी तरह का उन पे आरोप नहीं है और जनता भी देख रही है, जनता का काम किया है और जनता काम पे वोट देती है, हिंदू मुस्लिम करने और जिहाद करने और फलाना करने पे वोट का पोस्टर उन्हीं का लगा था पूरे क्षेत्र में। इतना सवाल वो संसद में पूछे हैं हाँ, सांसद गार्ड है, हर एक गली मोहल्ले में लगा था। आपने मुझे म्यूट किया हो तब हम म्यूट कर दें। 4 तारीख को जनता जवाब दे देगी। उनका पोस्टर लगा हुआ था, 4 तारीख को हमें पता चल जाएगा कि वो मिसिंग थे, नाम भी रखा कि वो जनता के सवालों पर कितना वो सवाल पूछे हैं, वो मिसिंग थे कि नहीं थे, ये जनता जवाब देगी। जीरो थे सवाल पूछने मुद्दों को उठाने में, तो आप आरोप लगाने के पक्ष उस तरफ नहीं है प्रभास जी, क्योंकि सुनील साहब का जो आया था कि कितने सवाल उठाए, कितने मुद्दे उठाए, तो जीरो मार्किंग थी। सारिफ अभी राजमहल के बारे में बात कर रहे थे कि नहीं, मैं डिफर करता हूँ, सुनील का जीरो नहीं हो सकता। नहीं जीरो आया था, आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, कहां से आपने जीरो आया था, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। I'll show you the data. शो मी राइट, मैं डिबेट के बाद दिखाऊंगा गौतम जी। डिबेट के बाद तो कोई देखेगा नहीं, हम और देख कर क्या कर लेंगे? तीनों सीट सांसद कितने? नहीं, आप अभी दिखाएं। तीनों सीट हम लोग जीत रहे हैं। नहीं, वही कारण संगठन, हाँ, हमारा संगठन, हमारी एकजुटता देख करके बार बार प्रधानमंत्री जी को झारखंड दौरा करना पड़ रहा है, बहुत शर्म की बात है। जिसके चेहरे पे भाजपा, लोबिन जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे, आप बोल रहे हैं एकजुटता। लोबिन जी वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, ये जेएमएम का मामला है, वो उनको निष्कासित करेगी पार्टी। इससे पहले भी किया गया, एक उदाहरण आपके सामने है, चुनाव हो चुका है, उसका परिणाम भी 4 तारीख को आ जाएगा। अगर एकजुटता नहीं दिखती तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को बार बार झारखंड दौरा करना नहीं पड़ता। झारखंड के मुद्दे पे आज तक HEC
के मुद्दे पे ना सांसद जी ने, रांची के सांसद जी ने कहा, ना ही प्रधानमंत्री जी ने कहा, ना ही गृह मंत्री जी ने कहा, ना ही इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने कहा। क्या एचईसी इनको दिखता नहीं है? प्रधानमंत्री जी को एचईसी के मामले में तो जरूर पता होगा। चंद्रयान के बारे में भी जब इश्यूज हुए थे तो उनको सामने आकर के लोगों को खड़ा करना पड़ा डिफेंड करने के लिए, तो ये तो मुद्दा जरूर था। तो झारखंड का हिस्सा नहीं है क्या रांची, और उसमें एचईसी नहीं आता है? तो उनके पास मुद्दा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो बांटेंगे, लड़ाएंगे, इस तरह की भाषणबाजी करेंगे। इनका संगठन टूट चुका है, ये इनके चेहरे पे झलकता है। आज के आप देखेंगे उनके किसी भी चैनल में आप देख लीजिए प्रधानमंत्री जी का चेहरा, तो ये दिख रहा है कि वो कितने घबराए हुए हैं। और हमारी बात अगर करें तो हम तीनों सीट जीत रहे हैं। चलिए प्रवासी कंक्लूड कीजिएगा, तीनों सीट पर कितनी मजबूती और क्या आकलन है? आकलन आप लोगों का तो जीत की तरफ ही हो। ये हम इसमें कंक्लूड करता है, झारखंड का खूबसूरती था प्राचीन काल से, राजमहल का जो पर्वत श्रेणी था ना, प्राचीन काल से था। इस सरकार का जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार है ना, इसमें पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए। मैं वही बीच में बोल रहा था कि माननीय सांसद इस मुद्दा पे जब एनजीटी उन पे बार बार कार्रवाई के लिए बार बार बोला है, सवाल पूछा है, तो इस पे वो कितना मुखर होके खड़ा होके संसद में सवाल पूछे। ये होना चाहिए ना मुद्दा। आप जो प्राचीन काल का जो पहाड़ का श्रृंखला था उसको आप खनन के नाम पे, लूट के नाम पे, आप कहीं ना कहीं पत्थर के नाम पे उसको उजाड़ रहे हैं। लेकिन जो उसको जनता चुना था, किस मुंह से फिर ये जनता के बीच में जाएंगे? अगर बीच में जाएंगे किस मुंह से जनता दोबारा उनको इलेक्ट करेगी? ये सब मुद्दा है ना, ये सब मुद्दा भली भांति से लोग जान रहे हैं। और ये चीज जो देखते आ रहे, संगठन है, पिछला बार भी दुमका से भाजपा के कैंडिडेट भी जीते हैं। गोड्डा बहुत मजबूत सीट है, उसमें कोई नहीं है। राजमहल का मैं बताया किस तरह से अगर वहाँ उत्खनन हुआ है तो उसको मुद्दे उठाए नहीं गए। प्रभात जी, समय की कमी है, एक महत्वपूर्ण चीज है, प्रतुल जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, गौतम जी भी और प्रभात जी भी। मैं बटर जी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि बटर देवल साहब के बारे में बता दें कि स्टूडेंट राजनीति से, छात्र राजनीति से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, ये पार्षद बने और बेस्ट पार्षद का इन्हें अवार्ड दिया गया। उसके बाद सत्ता पक्ष जेएमएम के प्रवक्ता है, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। मैं इतनी तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि आज इनका स्टूडियो में बैठकर शायद हमारे साथ आखिरी डिबेट है, क्योंकि ये पटियाला शिफ्ट कर रहे हैं अपने पूरे परिवार के साथ। हमारी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ है। हम सबों की भी शुभकामनाएं और हम चाहेंगे कि न्यूज 11 में ये पहली परिपाटी है, हम तो शुरू करते हैं कि हम के साथ बटर जी को विदा करेंगे। पार्टी मौका देगी तो मैं जरूर पार्टी का पक्ष वहां से भी रख सकूंगा। पार्टी का पक्ष बहुत मजबूती से रखा और मजबूती प्रदान आपने की है। हम चाहते हैं कि तमाम नेता आपकी तरह इस तरह से प्रैक्टिकल बात करें और मजबूती प्रदान करें। बहुत शुक्रिया प्रतुल जी, बटर जी आपका भी बेहद शुक्रिया, आप जहां भी रहे स्वस्थ रहे, खुश रहे। गौतम जी आपका बेहद शुक्रिया, प्रवास जी आपका बेहद शुक्रिया, आपने सभी ने कीमती वक्त दिया है इस डिबेट में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।